नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। साथ ही ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे हर खबर का एक एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। और न्यूज पंच में आज की प्रमुख खबर होगी चुनावी जुमलों पर सियासत दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि दिल्ली में आने वाले हैं विधानसभा चुनाव और ऐसे में किस तरीके से चुनावी वादे किए जा रहे हैं वो आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है पुष्पा से जुड़ी। जी हां, आपका फेवरेट स्टार पुष्पा के घर पर आखिर किसने किया है ये हमला, किसने किया है ये पथराव, ये इस पर इस वक्त लगातार सवाल बना हुआ है। विस्तार से चर्चा करेंगे इस खबर को लेकर। लेकिन साथ ही तीसरी प्रमुख खबर है इस वक्त पाकिस्तान से जुड़ी, जो कि पड़ोसी देश है और खाड़ी देशों में पाकिस्तान की दरअसल नो एंट्री हो गई है। आखिर ये नो एंट्री क्यों हुई है, क्या वजह है इसकी और क्यों ये नो एंट्री का बोर्ड इस वक्त लगाया गया खाड़ी देशों की तरफ से, विस्तार से आपको बताएंगे। तो ये 3 प्रमुख खबरें जिन पर आज न्यूज पंच के जरिए रहेगी हम सभी की नजर, जिसमें सबसे पहली खबर होगी दिल्ली में हो रही सियासत को लेकर। जी हां, फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले राजनीतिक दल जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी एक के बाद एक वादे दिल्ली की जनता से कर रही है, पर उन वादों की सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे और साथ ही 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनका मुफ्त इलाज होगा। अब केजरीवाल के इस दाव पर भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर हमला बोल के इसे चुनावी जुमला करार दिया है। पर सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल के ये दाव वाकई चुनावी जुमला है, क्योंकि दिल्ली सरकार अपनी योजनाओं के कारण पहले से ही घाटे में चल रही है और ऐसे में अब एक के बाद एक और वादे। अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो कैसे ये वादे पूरे होंगे, ये सवाल बना हुआ है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी के इन दावों पर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। महिलाओं को वृद्धावस्था की विधवा पेंशन, कई लोगों को 2500 रुपया और कई लोगों को 1500 रुपए से अलग अलग जो है पेंशन मिलती थी, और अभी तो पिछली पेंशनें लोगों को नहीं मिली है। तो मैं तो कहती हूँ कि जिनको 1500 मिल रहे हैं, जिस विकलांग को पेंशन मिल रही है, जिस विधवा को पेंशन मिल रही है, मैं पहले उनसे मिलना चाहूंगी। ये जो झूठे वायदे हैं वो तो चुनाव आएगा तो क्या जाता है। 2100 क्यों बोला, मेरे को तो हैरानी है। 21,000 बोलना चाहिए था, क्योंकि देना तो 21 रुपया नहीं है किसी को। प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे, नहीं बना पाए। शानदार हॉस्पिटल बना देंगे, शानदार स्कूल बना देंगे, वो भी नहीं कर पाए। और अब नए वादे कर रहे हैं। अरे 10 साल से आप क्या कर रहे थे? और आपने पंजाब में भी महिलाओं को इसी प्रकार की राशि देने का वादा किया था, कितनी महिलाओं को दिया गया? तो मुझे लगता है कि ये केवल और केवल चुनाव से पहले एक प्रकार से भ्रमित करने के लिए जनता को किए गए चुनावी वादे हैं। तो देखा आपने भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हमलावर होती हुई नजर आ रही है और लगातार ये जो वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, उसको इस वक्त जुमला बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर क्यों इसे जुमला कहा जा रहा है। दरअसल दिल्ली के चुनावी मैदान से महिला सम्मान योजना का ये ऐलान किया गया था और दिल्ली सरकार ने अब एक और जुमला कहीं ना कहीं छेड़ दिया है। हर महीने 2100 रुपए की सहायता देने की बात इस वादे के तहत की गई है कि दिल्ली में जो महिलाएं रह रही हैं उन महिलाओं को ये 2100 रुपए दिए जाएंगे। योजना का बजट पर भी लेकिन सीधे तौर पर बुरा असर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार पहले से ही घाटे में चल रही है और ऐसे में विपक्ष ने इस बात को, इस वादे को चुनावी जुमला करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर यह कहना है कि यह और कुछ नहीं, सिर्फ एक और जुमला है। 2024-25 के बजट में इस योजना का जिक्र आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया था। जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसकी तरफ से किया गया था। महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया गया था। लेकिन अब आज से अगर हम देखें तो इसको लेकर रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो रहे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव से पहले भी वादा पंजाब के चुनावों के दौरान वहां पर किया था और अपने वादे पर पंजाब सरकार ने, जो आम आदमी पार्टी इस वक्त सत्ता में है, वो भी खरी नहीं उतरी है और इसीलिए दिल्ली के अंदर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं।
वहीं योजना को लागू पर भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर सवाल उठा दिया है, क्योंकि अगर हम देखें तो दिल्ली सरकार पहले से ही घाटे में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि योजना को लागू करने के लिए पैसा ही नहीं है आम आदमी पार्टी के पास में, तो आखिर कैसे ये योजनाएं लागू की जाएगी। अगर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार इस वक्त घाटे में है, क्यों है? क्योंकि महिला सम्मान योजना की घोषणा से सीधे तौर पर राजकोष पर और अधिक भार इसका पड़ता हुआ नजर आएगा। करीब 38 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ होगा, लेकिन लाभ के साथ साथ जो इसका वित्तीय बोझ है वो इस वक्त सरकार पर पड़ता नजर आएगा। सालाना बजट के हिसाब से 4,560 करोड़ रुपए का खर्चा इस योजना के तहत सरकार पर आएगा। 2100 रुपए प्रति महीने होने पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का ये खर्चा दिल्ली सरकार पर आने वाला है। और सब्सिडी योजनाओं पर भी लगभग 11,000 करोड़ रुपए का खर्च पहले से ही दिल्ली सरकार के कंधों पर है। और ऐसे में वर्तमान सब्सिडी योजनाओं पर कुल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो जो कि बजट का 14% है, तो बहुत बड़ी मात्रा में ये योजनाएं हैं। योजना लागू से सब्सिडी योजनाओं पर भी जो खर्च है वो भी दोगुना हो जाएगा। एक तरफ दिल्ली सरकार घाटे की ओर है और वहीं दूसरी तरफ सब्सिडी दी जा रही है, तमाम योजनाएं दी जा रही हैं। दिल्ली सरकार के वित्तीय बोझ पर यह अतिरिक्त बोझ और पड़ता हुआ नजर आएगा। जो वित्तीय बजट है दिल्ली सरकार का, भारी राजकोषीय घाटे का भी सामना आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर सरकार को करना पड़ सकता है। तो ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब पहले से ही घाटे में चल रही है दिल्ली सरकार, तो क्यों इस तरीके के वादे और दावे दिल्ली की जनता से किए जा रहे हैं, लुभावने वादे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, पहले से ही अगर हम देखें तो कई सारी योजनाएं इस वक्त दिल्ली सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का भरपूर फायदा नहीं मिल रहा। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार में अगर हम देखें तो पूरा जो वित्तीय बोझ है उसके तले इस वक्त दिल्ली सरकार दबी हुई है, जिसको बीजेपी जुमला बता रही है। अब जो वादे किए जा रहे हैं, कृतिका देखिए, आज बीजेपी एक आरोप पत्र के साथ सामने आ रही है दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके खिलाफ, कि कैसे आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया। देखिए, दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठाने जा रही है। पहली बात तो जो अब तक वादे किए गए, चाहे वो यमुना प्रदूषण को लेकर हो या फिर दिल्ली को साफ करने को लेकर हो, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर में तमाम वादे किए गए वो कैसे पूरा नहीं किए गए हैं, उसको लेकर एक पूरा आरोप पत्र रखे जाएंगे। आज बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के तमाम प्रमुख नेताओं की तरफ से, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता आज दिल्ली सरकार के खिलाफ आरोप पत्र रखेंगे। देखिए, अभी जल्दी में ही एक अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना का ऐलान किया। अब बीजेपी ये कह रही है कि बीते 5-10 वर्षों में बताएं कि कितने छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए दिल्ली सरकार ने फंड किया है। पहले ही इस तरह की योजना का ऐलान किया था, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे, लेकिन लाभ किसी छात्र को नहीं हुआ। अब फिर से वो इस तरह की एक योजना सामने ला दी गई है। इसी तरह से किसी पहले से चल रही योजना की दोबारा पैकेजिंग करके उसे ऐसे लॉन्च किया जाता है कि जैसे वो नई योजना हो, जबकि जितना खर्च होता है विज्ञापन पर उतना भी खर्च या उतना भी आवंटन उस योजना पे नहीं होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जब हम देखेंगे कि जिस तरह से ये देखेंगे कि एक आरोप पत्र है। जी शैलेंद्र, लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो पहले से ही दिल्ली सरकार घाटे में है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार से भी उधार मांगा गया और ऐसे में एक के बाद एक ये जो लोगों को लुभाने वाले ये जो वादे किए जा रहे हैं, ऐसे में सवाल लगातार बना हुआ है कि अगर दिल्ली सरकार में अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आ भी जाती है तो कैसे इन वादों को पूरा करेगी, क्योंकि उसके लिए कहीं ना कहीं बजट भी चाहिए और दिल्ली सरकार पहले से ही घाटे में चल रही है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जब भी कोई वादा कोई राजनीतिक दल, खासतौर पर जो सत्ता में हो, करता है तो उसे ये हिसाब भी देना चाहिए कि उसके लिए राजस्व कहां से आएगा, बिल्कुल कैसे उस योजना को लागू किया जाएगा। आप की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो पहले से ही घाटे में है, तो फिर राजस्व कैसे आएगा, उस योजना में कुल कितना खर्च है, वो वादे के साथ बताना चाहिए। क्योंकि चुनावी वादे सिर्फ इसलिए नहीं करने चाहिए ताकि जनता को भरमाना है। यही बीजेपी कह रही है कि आप पहले से चल रही योजनाओं को लेकर वैसे ही करा रहे हैं और उनकी भरपाई नहीं कर पा रहे, उनके लिए आप राजस्व नहीं जुटा पा रहे हैं, वो योजनाएं ठीक ढंग से लागू नहीं हो पा रही हैं, डीटीसी की क्या हालत हो गई सब जानते हैं। तो ऐसे में आप नई नई योजनाओं का ऐलान सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव सामने है, तो ये कतई उचित नहीं है। इसीलिए बीजेपी एक आरोप पत्र लेकर सामने आ रही है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ
कि देखिए इन्होंने जो पहले वादे किए वो पूरे नहीं किए हैं। सिलसिलेवार तरीके से उन वादों को बताया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे इन वादों को पूरा नहीं किया गया है। इससे पहले अगर हम देखें तो दिल्ली के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से कई सारे वादे थे। प्रदूषण पर कोई काम नहीं हुआ, यमुना की साफ सफाई नहीं हुई, साथ ही फ्री बिजली फ्री पानी की बात की गई, लेकिन फ्री बिजली फ्री पानी तो छोड़िए, पानी ही नसीब नहीं होता दिल्ली की जनता को कई बार। तो ऐसे में अब एक और वादा, दिल्ली की जनता हालांकि सब कुछ समझदार है, उसे सब पता है कि आखिर चल क्या रहा है। मैं मान रहा हूँ ये बिल्कुल निश्चित तौर पर इसीलिए बीजेपी तथ्यों के साथ सामने आ रही है। सिलसिलेवार तरीके से जो वादे किए गए उनको किस तरह से पूरा नहीं किया गया है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा, उन तथ्यों के साथ आरोप पत्र लेकर बीजेपी सामने आ रही है कि देखिए हमने, बीजेपी नहीं कह रही, ये तथ्य कह रहे हैं कि इन बातों को, जो वादे किए गए थे आम आदमी पार्टी द्वारा, अरविंद केजरीवाल द्वारा, आतिशी मार्लेना की सरकार द्वारा, वो पूरे नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बीते कल बांसुरी स्वराज जो कि दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, उनकी तरफ से भी कई सारे आरोप लगाए गए। साथ ही विजेंद्र गुप्ता की तरफ से कई सारे आरोप लगाए गए। ये बिल्कुल देखिए, बीजेपी के जितने दिल्ली के प्रमुख नेता हैं, दिल्ली के जो सांसद हैं, सातों सांसद और दिल्ली के जो प्रमुख नेता हैं, वो सिलसिलेवार तरीके से तथ्यों के साथ सामने आ रहे हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने, कैसे आतिशी मार्लेना ने, कैसे आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने धोखा दिया है जनता को, और उन तथ्यों को सामने रख रहे हैं। और इसीलिए एक आरोप पत्र लेकर बीजेपी अब सामने आ रही है, जिसमें जो भी दावे किए गए आम आदमी पार्टी के द्वारा, जो प्रमुख दावे किए गए हैं, उनकी एक तरह से कलई खोली जाएगी। तथ्यों को बताया जाएगा कि कैसे आम आदमी पार्टी सरकार ने उन वादों को पूरा नहीं किया है और अब नए वादों के साथ सामने आ गए। चलिए, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ शैलेंद्र साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कई सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं और दिल्ली सरकार जो है, यानी कि आम आदमी पार्टी लगातार अपने दावों और वादों को लेकर घिरती हुई नजर आ रही है। इससे पहले अगर हम देखें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कई सारे वादे दिल्ली सरकार की तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए थे और वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। और जब अब अगला यानी कि फरवरी में दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं 2025 में, और उससे पहले एक बार फिर से ये वादों की छड़ी दिल्ली सरकार की तरफ से, यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाई जा रही है। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कहीं ना कहीं हमलावर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर है हैदराबाद से, जहां आपको बता दें कि हैदराबाद में बीती 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 द रूल के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ का विवाद अभी तक शांत नहीं हुआ। दरअसल इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी और उनका 8 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि तेलुगु अभिनेता यानी कि अल्लू अर्जुन अपनी बेगुनाही का दावा भी कर रहे हैं। और इसी बीच रविवार शाम यानी कि बीती शाम को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अभिनेता के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। साथ ही प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ किए और तोड़फोड़ के बाद अल्लू अर्जुन के पिता ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि कानून अपना काम करेगा, अभी संयम बरतने का समय। दरअसल आपको बता दें कि ये जो पूरी घटना आई है वो कल शाम करीब 4:30 पौने 5 के बीच हुई है। कुछ लोग वहां पर नारे लगाने के लिए अचानक पहुंचते हैं, तख्तियां लेकर पुष्पा एक्टर के जो आवास है वहां पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी गई। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों में से एक ने परिसर में चढ़कर टमाटर भी फेंके। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की और रैंप पर लगे हुए फूलों के जो गमले वहां पर थे उनको भी नुकसान पहुंचाया है। अब इस घटना के बाद घटनास्थल के फुटेज भी सामने आ चुके हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं ये बीते शाम की यानी कि कल शाम की ये तस्वीरें हैं, लगभग 4:30 बजे की। और उस वक्त किस तरीके से अचानक से प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे थे और वहां पर पथराव करते हुए नजर आए। ये उपद्रवी लगातार वहां पर पहुंचे थे। हालांकि अभी तक अगर हम देखें तो कईयों की गिरफ्तारी भी इसमें हो चुकी है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अल्लू अर्जुन जो कि लगातार हाथ जोड़ के ये अपील कर रहे हैं अपने फैंस से कि आप संयम बरतें, शांति बनाए रखने की अपील अल्लू अर्जुन करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने इस घटना के बाद से अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को दूसरी जगह पर शिफ्ट भी कर दिया उनकी सिक्योरिटी की वजह से। तो ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये उपद्रवी जो पत्थर फेंक रहे हैं और जो उपद्रव मचा रहे हैं वहां पर, जो गमलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, आखिर ये उपद्रवी है कौन? ये सवाल इस वक्त लगातार उठ रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से अपना काम भी किया जा रहा है, लगातार कार्रवाई भी पुलिस कर रही है।
और चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक बार पूरे इस मामले पर नजर डाल लेते कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई। दरअसल हैदराबाद में 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मची थी। खुद अल्लू अर्जुन वहां पर उस वक्त मौजूद थे। हैदराबाद में 4 दिसंबर के वो दिन था जब मूवी की स्क्रीनिंग की गई और उस दौरान भगदड़ मची और इस भगदड़ में एक महिला की मौत हुई, साथ ही उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था और तब से ये पूरा विवाद सामने आया है। हालांकि एक्टर, थिएटर और सिक्योरिटी एजेंसी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज उस दौरान वहां पर किया गया, जिसको लेकर के बीएनएस की धाराओं के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया था और गिरफ्तारी भी अल्लू अर्जुन की उस दौरान की गई थी। और उस दौरान की तस्वीरें भी हम सभी ने देखी थी, क्योंकि अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, अपने हिरासत में लिया था और उसके बाद में अगले दिन वो अपने घर वापस पहुंचे थे। गिरफ्तारी के बाद लोकल कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था अल्लू अर्जुन को। जिस तरीके से पूरा गैर इरादतन हत्या का मामला जब सामने आया, कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा था अल्लू अर्जुन को। उसके बाद में हम देखें तो अल्लू ने अंतरिम जमानत के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट में भी अपील की गई थी अल्लू अर्जुन की तरफ से और उसके बाद में 50,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर अंतरिम जमानत अल्लू अर्जुन को दी गई, जिसके बाद वो अपने घर वापस पहुंचे, अपने परिवार के पास पहुंचे। और ऐसे में लगातार अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में एक बार फिर से विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो एक्टर के खिलाफ जो उपद्रवी है, जिस तरीके से वो अचानक से पहुंचते हैं, हालांकि पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है, लेकिन कई सारी चीजें सामने आ रही है। फिलहाल ये सवाल इस वक्त लगातार बना हुआ है कि आखिर जो उपद्रवी कल शाम एक्टर के घर पर पहुंचे थे, वहां पर उपद्रव मचाया था, आखिर ये उपद्रवी कौन है, इस पर अभी भी सवाल लगातार बना हुआ और हमारी नजर भी इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर का भी कर लेते हैं रुख। तो अगली महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आपको बता दें कि अगली खबर है पाकिस्तान से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि पाकिस्तान में अभूतपूर्व महंगाई और बेरोजगारी है, ये हम सभी जानते हैं। और युवाओं के पास में वहां पर काम नहीं है। पूरे देश की अगर हम बात करें तो पूरा देश ही इस वक्त कर्जे में है और अब एक के बाद एक कई देश उससे दूरी बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात के साथ सऊदी अरब और साथ ही कई अन्य खाड़ी देशों ने पाकिस्तान के कम से कम 30 अलग अलग शहरों के लोगों को वीजा देने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से किरकिरी हुई है। दरअसल यूएई ने पाकिस्तान के वीजा आवेदकों के लिए पुलिस द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि जिसे हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, वो जमा करना अनिवार्य कर दिया है। यूएई के इस कदम से जहां एक और यूएई में नौकरी करने वालों में निराशा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस में भी निराशा है। दरअसल पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस पर इसका क्या असर है वो आपको बताते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हाइब्रिड मॉडल के तहत टीम इंडिया और टीम पाकिस्तान के बीच मैच 23 फरवरी को दुबई में खेला जा सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है और ऐसे में अगर दुबई में ये मैच होता है तो पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों को टीवी पर ही इस मैच का आनंद लेना होगा, ये उनकी मजबूरी है। फिलहाल आधिकारिक घोषणा के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। खैर, सवाल अब ये है कि आखिर खाड़ी देशों ने पाकिस्तान के लोगों को वीजा देने पर प्रतिबंध क्यों लगाया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर किन करतूतों की वजह से पाकिस्तान के लोगों को वीजा मिलना नामुमकिन हुआ है। दरअसल खाड़ी देशों में जाकर के भीख मांगना, जिसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरता हुआ नजर आया। सऊदी अरब में 4000 से ज्यादा भिखारियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से अधिकतर पाकिस्तान से हैं और ऐसे में अवैध गतिविधियों में भी होने के सबूत पाकिस्तानी नागरिकों के सामने आए हैं कि वो अवैध गतिविधियों में रहते हैं, शामिल होते हैं उसमें। इसके साथ ही यात्रा या फिर नौकरी वीजा पर ड्रग और मादक पदार्थों की तस्करी करने का भी बात इस वक्त पाकिस्तान के नागरिकों पर सामने आई है। इसके साथ ही मानव तस्करी में भी कई सारे पाकिस्तानी नागरिक पकड़े गए हैं यूएई में और ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं। नौकरी के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल पाकिस्तानी नागरिकों की वजह से, नागरिकों की तरफ से किया गया है, जिसको लेकर ये कदम उठाया गया खाड़ी देशों की तरफ से। खाड़ी देशों में जाने के लिए एजेंसियों को रिश्वत देने की बात पाकिस्तानी नागरिकों की तरफ से सामने आई है कि वो पाकिस्तानी नागरिक जो है वो रिश्वत देते हैं और तब एंट्री करते हैं। खाड़ी देशों की कंपनियों का पाकिस्तानी मजदूरों से सीधे तौर पर किनारा करती हुई नजर आई हैं। इसके साथ ही पाकिस्तानी कार्यबल का अयोग्य होना भी इसमें मुख्य तौर पर निकलकर सामने आया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो हर साल लगभग 8 लाख से ज्यादा लोग वीजा की मांग करते हैं यूएई जाने के लिए
और वहां जाकर काम करना चाहते हैं। वीजा का गलत इस्तेमाल करने का आरोप पाकिस्तानी नागरिकों पर लगा है। इसके साथ ही क्या कुछ कहना है इस वक्त पाकिस्तान का, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल नो एंट्री पर पाकिस्तान की तरफ से रुख आया है सामने। वीजा ना मिलने की शिकायत पर पाकिस्तानी राजदूत की तरफ से कहा गया। फैसल नियाज तिरमिजी ने कहा है कि मसला सुलझाने की कोशिश में सरकार जुटी हुई है। जो पाकिस्तान की नो एंट्री की गई है उसको लेकर लगातार सुलझाया जा रहा है। वीजा के लिए रिटर्न टिकट भी किए जा रहे हैं। वर्क टूरिज्म वीजा के बैन पर भी सहमति जताई गई है पाकिस्तान की तरफ से। और इसी पर चलिए ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमित मुखर्जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अमित, पाकिस्तान की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग तस्वीरें सामने आती है। कभी कंगाली की तस्वीरें सामने आती है, कभी आटा लूटने की तस्वीरें सामने आती हैं, और अब एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की किरकिरी, जब पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया खाड़ी देशों की तरफ से। देखिए कृतिका, लास्ट 3 साल से पिछले 3 साल में पाकिस्तानी पासपोर्ट का जो रैंक है दुनिया में 195 देश है, 195, उसमें से जो पाकिस्तानी पासपोर्ट का रैंक है वो 194 है, यानी कि पीछे से चौथे स्थान पे है। तो ये आज नहीं तो कल ये जो तमाम जो देश है खाड़ी के जो ये डिसीजन लिया है उनको ट्रैवल पे बैन करने के लिए, उनके वीजा रद्द कर देने के लिए, ये आज नहीं तो कल होना ही था। तो लास्ट इनफैक्ट पिछले साल भी इतने सारे केसेस जो सामने आए हैं जिसमें पाकिस्तानी नागरिक ही इन्वॉल्व थे, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स, जो आपने सही बताया कि तश्तरी में, कबूतरबाजी में और बहुत सारे आपराधिक गतिविधियों में इन देशों में जो लोग गिरफ्तार हुए, इनके खिलाफ केसेस हुए, इसमें ज्यादातर काफी हद तक जो है पाकिस्तानी लोग थे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। और आने वाले टाइम पे जैसे आपने सही कहा कि 8 लाख लोग हर साल जो है पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं। इनके सबसे फेवरेट डेस्टिनेशंस जो है दुबई है, अबू धाबी है, जबल अली है, शारजा है, रसल खेमा, इन सब जगहों पे पाकिस्तानी नागरिक जाते हैं नौकरी की तलाश में। तो इन जितने भी 8 लाख लोग औसत तौर पे जो ये लोग अप्लाई करते हैं उनके लिए बहुत ही भारी झटका है। और एक तो पाकिस्तान गरीबी से बहुत ज्यादा जूझ रहा है, जहाँ पे युवक कोशिश करते हैं कि कहीं बाहर जाके कुछ अपना जिंदगी सुधार ले, पर पाकिस्तानी अथॉरिटीज का भी जो ये पूरा पासपोर्ट प्रक्रिया है उस पर भी ये बहुत बड़ा एक सवाल चिन्ह लग रहा है, क्योंकि जो प्रोसेस वो लोग फॉलो करते हैं किस हद तक ठीक नहीं है, बैकग्राउंड चेक्स नहीं होते, उनके किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनके क्या उसके पहले कि इनके क्या कारनामे रहे, वो सब सारी चीजें जो है ठीक से कैप्चर नहीं हो पाती, जिसके चलते ये डिसीजन लिया गया है खाड़ी देशों की तरफ से। अमित, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि अब पाकिस्तान की तरफ से रुख इसमें सामने आ गया। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि इसको लेकर हम सरकार से बात करेंगे। देखिए, बात तो करना अलग बात है, बट कुछ सिस्टम और प्रोसेसेस रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज सामने जो आंकड़े आए हैं जहां पे इतने सारे पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स इन सब आपराधिक गतिविधियों में गिरफ्तार हुए या फिर उनके नाम सामने आए, तो उसके चलते जो प्रोसेस है उनका पासपोर्ट इशू करने का, जो पासपोर्ट देने का प्रक्रिया है उसको सुधारना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं उन लोगों को एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि जी हमारा प्रक्रिया जो है एकदम बिल्कुल सटीक है और हम लोग काफी कार्रवाई करते हैं इससे पहले कि हम पासपोर्ट इशू करते ही। तो ये बहुत बड़ा एक, क्योंकि मैंने जैसा कहा है 191 इनका रैंक है, 195 देश है टोटल, और पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स का रैंक 151 है, 191। सो ये बहुत ही नीचे के स्तर पे है। और इसका रैंकिंग का मतलब ये होता है कि किसी को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है इस पूरे पासपोर्ट इशू करने की प्रक्रिया पे। कुल मिलाकर पाकिस्तान की किरकिरी का जो ये सिलसिला है इंटरनेशनल लेवल पर, वो अभी भी जारी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया में तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल किरकिरी, लेकिन इस साथ ही अब देखना होगा कि आखिर पाकिस्तान इस किरकिरी से कैसे उभर कर सामने आता है और क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या उसका रुख होगा आगे चल के। फिलहाल बात करने की जो चीजें हैं वो कही जा रही है कि सरकार से बात होगी, क्या बात होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।